तो वहीं भारतीय जनता पार्टी 33 सीटों पर सिमट कर रह जाती है। लेकिन आज अखिलेश यादव लखनऊ में विधायकों के साथ एक बड़ी बैठक करते हुए नजर आएंगे और इस बैठक में तय होगा कि आज ही क्या करहल विधानसभा सीट से अखिलेश यादव इस्तीफा दे देंगे। क्योंकि देखा जाए तो लंबे समय से चर्चा हो रही थी जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए सामने, और जब देखने को हमें ये मिला कि कन्नौज लोकसभा सीट एक बार फिर से सपा के खाते में आ जाती है। वो सीट जिस पर मुलायम सिंह यादव ने भी दाव आजमाया, वो सीट जिस पर धर्मेंद्र यादव भी चुनाव लड़े, वो सीट जिस पर अखिलेश यादव पहली बार नहीं इससे पहले भी यानी कि उपचुनाव लड़ते हुए नजर आए, लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, चुनाव जीता, यहाँ पर एक बार फिर से वो मैदान में उतरते हुए नजर आए। और नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। लोकसभा चुनाव समाप्त हो चुके हैं, परिणाम भी आ चुके हैं और शपथ ग्रहण समारोह भी हो चुका है और सभी मंत्रियों को अपने मंत्रालय संभालने के लिए आदेश भी दे दिए गए हैं। लेकिन इन सबके बीच उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त अखिलेश यादव को लेकर के चर्चाएं तेज हैं। आखिर अखिलेश यादव क्या वाकई में करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा देंगे और केंद्र की जो राजनीति है उस पर दावेदारी ठोकेंगे? बताते चलें कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन रहा है, कहीं ना कहीं अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती तो अखिलेश यादव भी पीएम पद के दावेदार थे, इस बात में कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जिस ढंग से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मात दिया है और कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के लिए ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे इंडिया गठबंधन के लिए भी चौंकाने वाला रिजल्ट था। क्योंकि खुद समाजवादी पार्टी ने भी इतनी अपेक्षा नहीं की होगी कि इस बार जो है उनको इतनी सीटें मिल पाएंगी। बताते चले कि अब समाजवादी पार्टी को लेकर के ये सवाल उठ रहे हैं कि अखिलेश यादव अगर केंद्र की राजनीति पर फोकस करते हैं तो फिर समाजवादी पार्टी की कमान जो है उत्तर प्रदेश में कौन संभालेगा? वह कौन से बड़े चेहरे हैं जिनके हाथ में अखिलेश यादव यूपी की कमान सौंपेंगे? और इन सबके बीच अखिलेश यादव की अगली रणनीति क्या होगी और समाजवादी पार्टी का भविष्य क्या होगा? क्योंकि देश में तीसरे नंबर की पार्टी इस बार के लोकसभा चुनाव में बनकर समाजवादी पार्टी उभरी है और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो पहले नंबर पर यानी पहला स्थान समाजवादी पार्टी का है। ऐसे में तमाम ये सवाल हैं कि आखिर समाजवादी पार्टी का भविष्य क्या होगा, अखिलेश यादव की रणनीतियां क्या हो सकती हैं और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की कमान कौन संभालेगा? मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए नाजमीन मौजूद हैं। नाजमीन, जिस तरीके से हम देख रहे हैं समाजवादी पार्टी ने उम्दा प्रदर्शन किया इस बार के लोकसभा चुनाव में, ऐसे में अखिलेश यादव आप कहीं ना कहीं करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा दे सकते हैं और केंद्र की राजनीति पर जो है वो फोकस करेंगे। कन्नौज लोकसभा सीट से उन्होंने जीत दर्ज की है। ऐसे में क्या लगता है आपको कि अखिलेश यादव इस बात को बखूबी समझते हैं कि ये समाजवादी पार्टी के लिए सुनहरा मौका है और आने वाले समय में अगर तोड़फोड़ की राजनीति होती है, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, ये तमाम जो चेहरे हैं वो पलटते हैं, तो जाहिर सी बात है इंडिया गठबंधन के लिए मौका होगा। तो क्या पीएम पद की दावेदारी अखिलेश यादव ठोक सकते हैं और इसी भरोसे क्या वो करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा दे रहे हैं? देखिए सिराज, यहाँ पर अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो इस बार वाकई समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बेहतर प्रदर्शन किया है, जिसके आंकड़े जब हम देखते हैं तो यकीन नहीं होता है कि इस बार के चुनाव में अकेले 37 सीटों को जीतती हुई समाजवादी पार्टी नजर आई है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी 33 सीटों पर सिमट कर रह जाती है। लेकिन आज अखिलेश यादव लखनऊ में विधायकों के साथ एक बड़ी बैठक करते हुए नजर आएंगे और इस बैठक में तय होगा कि आज ही क्या करहल विधानसभा सीट से अखिलेश यादव इस्तीफा दे देंगे। क्योंकि देखा जाए तो लंबे समय से चर्चा हो रही थी जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए सामने, और जब देखने को हमें ये मिला कि कन्नौज लोकसभा सीट एक बार फिर से सपा के खाते में आ जाती है। वो सीट जिस पर मुलायम सिंह यादव ने भी दाव आजमाया, वो सीट जिस पर धर्मेंद्र यादव भी चुनाव लड़े, वो सीट जिस पर अखिलेश यादव पहली बार नहीं इससे पहले भी यानी कि उपचुनाव लड़ते हुए नजर आए, लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, चुनाव जीता, यहाँ पर एक बार फिर से वो मैदान में उतरते हुए नजर आए और कन्नौज को अपने खाते में कर लिया। तो ये बहुत बड़ी बात है कि कन्नौज से वो किसी और को उतारना नहीं चाहते होंगे, कन्नौज से वो समझौता नहीं करेंगे कि इस बार अगर हम विधानसभा सीट को लेके रखते हैं तो हम कन्नौज सीट को छोड़ दें। तो जहाँ तक है लॉजिक तरीके से बात की जाए तो यहाँ पर यही सही नज़र आता है कि वो अपनी विधानसभा सीट छोड़ेंगे, वहाँ पर उपचुनाव कराएंगे और वहाँ से अपनी ही पार्टी, अपने ही परिवार में से किसी ना किसी को उतारते हुए दिखाई दे सकते हैं।
लेकिन कन्नौज सीट से सांसद चुने गए हैं तो कन्नौज सीट नहीं छोड़ेंगे और वो केंद्र की राजनीति में जाने की पूरी कोशिश करेंगे। केंद्र में जाकर नेता प्रतिपक्ष की भूमिका को भी अदा करते हुए नजर आएंगे। तो वहीं देखा जाए जहां राहुल गांधी को आगे किया गया, तो वहीं सपा उत्तर प्रदेश में रहकर यानी कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में रहकर एक बड़ी रणनीति इख्तियार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ करते हुए नजर आएंगे। लेकिन वाकई है कि वो केंद्र की सत्ता में रहेंगे, वो अब सिर्फ राज्य तक सीमित रहना नहीं चाहते। पीएम पद की दावेदारी ठोक सकते हैं अखिलेश यादव जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन रहा है? देखिए, पीएम पद की बात करें तो अब यहां पर तय हो चुका है। यहां पर प्रधानमंत्री के तौर पर तीसरी बार नरेंद्र मोदी ने शपथ ले ली और शपथ लेने के बाद यहां पर लगभग 71 सांसदों ने मंत्री पद की शपथ ली। मंत्रालय बांट दिए गए, बड़े बड़े मंत्रालय बांटे गए, कई मंत्रालय बड़े बड़े उन्होंने अपने पास भी रखे। और देखा जाए तो बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश में जो मंत्रालय बांटे गए हैं, इन मंत्रालयों के बीच में अब ये चर्चा हो जाती है कि इंडिया अलायंस कैसे अपनी मजबूती को पेश करेगा। बात यहां पर सिर्फ अखिलेश यादव की नहीं आती, बात यहां पर है समाजवादी पार्टी के अलावा कांग्रेस पार्टी की भी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से बेहतर प्रदर्शन इस बार करती हुई नजर आई है, आंकड़ा सिर्फ अकेले कांग्रेस 100 को छू रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में निर्दलीय यहाँ पर सांसद का भी समर्थन मिल जाता है। जो 99 थी सीटें वो 100 हो जाती हैं। तो ऐसे में यहाँ पर चर्चाएं चल रही कि क्या और समर्थन निर्दलीय सांसदों का मिलता हुआ नजर आएगा। तो बिहार में जहां पप्पू यादव की बात करें, पूर्णिया सीट को जीत लेते हैं, वो प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात करते हुए नजर आते हैं। और पप्पू यादव क्या कहते हैं कि इस बार तो 100 पार है, अगली बार बहुमत पार होगा, वो ऐसी बात कहते हुए नजर आते हैं। यानी कि उनका मानना है कि इंडिया अलायंस कभी यहां पर अस्तित्व खत्म नहीं किया है। इंडिया अलायंस ने, इंडिया अलायंस जो है वो कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन करती हुई नजर आएगी। और जिस तरीके से अभी महाराष्ट्र की राजनीति पर अगर नजर डालें तो अभी एनडीए में जो है असमंजस की स्थिति है। उधर अजीत पवार गुट भी नाराज है, एकनाथ शिंदे नाराज है। ऐसे में ये तमाम तरह की नाराजगी अगर देखी गई, टीडीपी लगातार स्पीकर पद की मांग कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि गठबंधन टूट भी सकता है और एकदम से मोदी सरकार गिर भी सकती है। और जाहिर सी बात है ये इंडिया गठबंधन के लिए एक मौका होगा। क्या अखिलेश यादव इस बात को बखूबी समझते हैं? और जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव इस बात को समझते हैं, तभी वो करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं और कहीं ना कहीं अभी केंद्र की राजनीति पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में ऐसी संभावनाएं बनती हैं तो जाहिर सी बात है उन्हें केंद्र में जगह मिलेगी। ऐसे में मेरा अगला सवाल रहेगा आपसे कि शिवपाल सिंह यादव जो कि एक बड़ा चेहरा है अखिलेश यादव के बाद समाजवादी पार्टी में, क्या अब वो समाजवादी पार्टी की कमान जो है उत्तर प्रदेश में संभालते हुए नजर आएंगी? देखिए, बिल्कुल शिवपाल यादव की बात करें तो शिवपाल यादव जब मुलायम सिंह यादव यानी कि नेताजी जिंदा थे, उस दौरान देखा जाए तो समाजवादी पार्टी का हिस्सा थे। शिवपाल यादव बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को निभाते हुए नजर आए। एक तरीके से कहा जाए कि मुलायम सिंह यादव के राइट हैंड के रूप में देखे जाते थे। लेकिन जब नेताजी का निधन हुआ तो उस दौरान देखने को हमें ये मिला कि आपसी रंजिशें होती हुई नजर आई, परिवार में कलह देखने को मिली। शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी यानी कि अखिलेश यादव से अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद यहाँ पर वो अपनी अपनी रणनीति पर काम करते हुए नजर आते हैं, लेकिन कामयाब नहीं होते हैं और अखिलेश यादव फिर से मौका देते हैं और अखिलेश यादव के साथ यानी कि समाजवादी पार्टी के साथ फिर से शिवपाल यादव मिल जाते हैं। तो अब शिवपाल यादव मिले। फिर उसके बाद बदायूं सीट की बात करें, लोकसभा का चुनाव हुआ, अखिलेश यादव ने वो सीट अपने चाचा को ही दी, शिवपाल यादव को ही दी। इस सीट पर आप धर्मेंद्र यादव को भी उतार सकते थे, लेकिन धर्मेंद्र यादव को ना उतार कर उन्होंने यहाँ पर शिवपाल यादव पर भरोसा जताया। शिवपाल यादव ने अपने बेटे को यहां से टिकट दिलवाया, बेटा भी यहां पर चुनाव जीत गया। अब यहां पर नेता प्रतिपक्ष की भूमिका की भी बात की जा रही है कि अगर हम उत्तर प्रदेश विधानसभा की बात करें, जहां करहल सीट के बाद इस पर उपचुनाव होगा, तो किस पर दाव आजमाते हुए अखिलेश यादव नजर आएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, यहाँ पर विपक्ष की भूमिका कौन अदा करते हुआ नजर आएगा। तो शिवपाल यादव को ये बड़ी जिम्मेदारी अखिलेश यादव दे सकते हैं, इस बात का खुलासा अभी से हो गया है। जी बिल्कुल, इस बात का खुलासा तो हो गया है और अटकलें जो है वो लगातार लगाई जा रही हैं कि अब अखिलेश यादव जो है वो कहीं ना कहीं करहल विधानसभा से इस्तीफा दे सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में जोरदार प्रदर्शन किया और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक जोरदार झटका दिया और उस फैजाबाद लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की, जिसके अंतर्गत अयोध्या भी आता है और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ। उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश की राजनीति में एक बड़ा मुद्दा इसको बनाया और इसके नाम पर कहीं ना कहीं वोट भी मिलते हुए नजर आए भारतीय
जनता पार्टी को, लेकिन वहां पे हराना कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन को दर्शाता है और उसकी ताकत को दर्शाता है कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी इस बात के घमंड में ना रहे कि कहीं ना कहीं तमाम तरह के जो पहलू हैं, तमाम तरह के उनके मुद्दे हैं, उसके बल पर जो है वो सत्ता परिवर्तन नहीं हो सकता उनके खिलाफ, जनता उनके खिलाफ नहीं जा सकती। जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं जनता ने उनके खिलाफ जो है वोट किया और समाजवादी पार्टी की जीत हुई। लेकिन उससे पर एक और सवाल रहेगा कि समाजवादी पार्टी का जिस तरीके से प्रदर्शन रहा है, क्या अब यहां से भविष्य जो है उसका आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा? और जाहिर सी बात है क्या विधानसभा चुनाव में भी अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को झटका लगेगा? देखिए, बिल्कुल लोकसभा चुनाव के नतीजों ने बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी अब कमजोर उत्तर प्रदेश में तो नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी का कमजोर होना, चाहे आप योगी आदित्यनाथ को लगा लीजिए कि मुख्यमंत्री पद पर रहे इसलिए कमजोर होते हुए नजर आए, या फिर आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी में कई ऐसे सांसद यानी कि पुराने सांसदों पर भरोसा जताया गया था, चुनावी मैदान में उन्हें फिर से प्रत्याशी बनाया गया था, लेकिन हार का सामना करना पड़ा, जिसमें सबसे बड़ा चेहरा उत्तर प्रदेश में स्मृति ईरानी नजर आई। वो स्मृति ईरानी जो अमेठी चुनाव जीतती हैं 2019 में, लेकिन अति आत्मविश्वास के चलते जनता अमेठी की उन्हें इस बार नहीं चुनती है और यहां पर केएल शर्मा की जीत होती हुई नजर आती है। तो अमेठी में ये उदाहरण है और भारतीय जनता पार्टी कैसे पिछड़ रही है ये दर्शाता है कि विधानसभा चुनाव में अभी काफी समय है। 2027 में विधानसभा चुनाव होंगे, लेकिन उससे पहले ही समाजवादी पार्टी इन रणनीतियों पर काम कर रही है जो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के नतीजों पर आधारित है कि अब वो विधानसभा में भी अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी, इसमें कोई दोहराई नहीं होगा। शिराज की यहाँ पर मुख्यमंत्री की दावेदारी के रूप में खुद अखिलेश यादव नजर आए, क्योंकि इस बार खुद अखिलेश यादव ने ये कह दिया है कि सपा का डंका उत्तर प्रदेश में जरूर बजेगा। जी बिल्कुल, समाजवादी पार्टी का डंका तो जरूर बजेगा। ये तमाम तरह के दावे जो हैं वो समाजवादी पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब जिस ढंग से अखिलेश यादव ने अपनी रणनीति तय की है, जाहिर सी बात है उनको अभी भी उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन कुछ बड़ा खेल करता हुआ नजर आएगा। और जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं द्वारा यह दावा लगातार किया जा रहा है कि 6 महीने के अंदर ये एनडीए सरकार गिरती हुई नजर आएगी, यानी भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर सत्ता से बाहर जाएगी। ऐसे में समाजवादी पार्टी के लिए सुनहरा मौका है और जाहिर सी बात है कि अब प्रदेश की राजनीति से उठकर देश की राजनीति में फोकस करने के लिए अखिलेश यादव पर अच्छा मौका है और इस मौके को भुनाने के प्रयास में अखिलेश यादव तमाम तरह की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि आखिर समाजवादी पार्टी क्या वाकई में अब केंद्र की राजनीति में कुछ अच्छा कमाल करती हुई नजर आएगी। और उससे भी बड़ी बात कि अब आने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी किसके हाथ में रहेगी और कौन समाजवादी पार्टी के कमाल संभालते हुए नजर आएगा। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर के आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।